दोस्तों, आज पेश है चोर बने मजदूर। ये कवर चित्र है। रंजीत नगर के राजा विक्रम सिंह बहुत ही सनकी था। उसे प्रतिदिन नई नई सनक सूझती रहती थी। कल दरबार में जो दरबारी सबसे अच्छे वस्त्र पहन कर आएगा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार दी जाएंगी। क- और कभी दरबार में घोषणा करता, कल जिसने जूते सबसे बढ़िया चमक रहे होंगे उसे हम पुरस्कार में रत्न जड़ीत हार देंगे। अगले दिन, मंत्री जी तुम्हारे जूते सबसे ज्यादा चमक रहे हैं, लो ये पुरस्कार। एक दिन उसने घोषणा की, कल हमारे दरबार में सबसे बुद्धिमान और सबसे मूर्ख व्यक्ति को मांगा पुरस्कार देंगे। अगले दिन, अरे क्या बात है, जब कोई भी प्रतियोगिता में हमारे सामने नहीं आया, क्या हमारे राज्य में एक भी बुद्धिमान और एक भी मूर्ख आदमी नहीं है क्या? तभी, ऐसी बात नहीं है महाराज, राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति को लेकर सामने उपस्थित हुई हूँ। हम कैसे माने कि जो कह रही हो सच कह रही हो? महाराज, यह मेरे पति भीमक है। ये मेरा नाम यशोदा है। मेरे पति बहुत ही आलसी हैं, किसी काम में मन नहीं लगा पाते। जब इस कारण मैं हरदम इस गरीबा का साम्राज्य रहता है। लानत है मेरी तुम पर जो अपने को मर्द कहते हो। कुछ काम करो, ऐसे कुछ दिन और घर में पड़े रहे तो जल्दी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। यशोदा, तू मेरी बात बता, मैं क्या करूं? अकल वैसे ही वैसे ही पागल हूँ, कोई व्यापार आदि नहीं कर सकता। व्यापार नहीं कर, तो कहीं नौकरी चाकरी करो कहीं, या यही नहीं तो किसी के बावड़ी या नदी में जाकर डूब मरो। ओह, बस बहुत हो चुका, अब मैं और अपमान नहीं सहूंगा, और मैं घर से पैसे कमा कर ही लौटूंगा। यह कहकर भीष्म घर से निकल गया। मुझे किसी दूसरे नगर में चलकर नौकरी की तलाश करनी चाहिए। और श्यामनगर में पहुंचा, किसी को जरूरतमंद तो मुझे काम पर रख ले, कोई मुझे काम पर रख ले, ए इधरा। भीष्म उसके पास पहुंचा। भीकम, नौकरी करोगे? नेकी और पूछ पूछ। देखो, मुझे एक नौकर की आवश्यकता है, मैं तुम्हारी नौकरी पर रख लूंगा, पर मेरी शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है, यदि तुम अपनी इच्छा से यहाँ करना छोड़ोगे तो मैं तुम्हारी खोपड़ी पर 4 बाल उखाड़ लूंगा। यदि मैं तुम्हें अपनी इच्छा से नौकरी पर निकालूं तो तुम मेरी खोपड़ी से 4 बाल और 1 वर्ष की आगामी मजदूरी लेने के हकदार होगे। मुझे आपकी यह शर्त स्वीकार है सेठ जी, पर मुझे मेहनताना क्या मिलेगा? तुम्हें प्रतिमा भत्ता भात खा एक प्रतिमा पत्ता भात खाने को मिलेगा, और प्रतिदिन घी लगी 2 रोटियां मिलेंगी, और प्रतिदिन 1 पैसा मिलेगा। और हाँ, अगर तुम शर्त हार गए तो तुम्हें प्रतिदिन मिले पैसे तुम्हें वापस ले लूंगा। ठीक है सेठ जी, आप घी लगी 2 रोटियां ही दे दिया करना। तो आओ, हवेली में चलकर तुम्हारा काम समझा दूं। और सेठ ने अपनी हवेली पर ले गया। कुएं से पानी खींचकर नदी नाव को भरना होगा, तुम्हारा यह कार्य है। जी सेठ जी। और भीमा कुएं से पानी खींचने का काम में लग गया। और उधर सेठ अत्यंत चालाक था, वह नाव में पैंदे में छेद कर रखा था। भीषम जितना ही पानी नाव में भरता उतना ही छेद से नाव से बाहर निकल जाता। वह नाव में पानी भरने के बहाने सेठ ने की हवेली के बगीचे की सिंचाई होती हो गई। दोपहर होने पे, भीमा को दोपहर होने को आई है, अभी तक तो नाव को नहीं भर पाया, चल रोटी खा ले। भीमक को घी लगी 2 रोटियां दी गई। शाम को भीमक कुएं पर पानी खींचने का कार्य करता रहा। बस कर भीमक, ले आज का मेहनताना। यह भीमक का प्रतिदिन का यही काम था। यह नाव का है या जादू का तालाब, जो दिन भर पानी खींचने पर भी नहीं भरती। और
सेठ का बगीचा हरा भरा रहने लगा। भीमक की हालत पतली हो गई। दिन भर हाड़-तोड़ मेहनत करने के बाद बदले घी चुपड़ी 2 रोटियाँ मिलती हैं। 2 रोटियों में ऊँट के मुँह में जीरा है। कुछ दिन बाद भीमक कमज़ोर सा दिखाई देने लगा। उसका शरीर जवाब देने लगा, बस बहुत हो चुका है सेठ जी की नौकरी, बस मेरे बस की नहीं है। सो अगले दिन, सेठ जी आप शर्त जीत गए, यानी मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो लाओ अपनी खोपड़ी के 4 बाल और पैसे जो मैंने तुम रोज रोज देता था। और भीमक ने अपने सिर के 4 बाल उखाड़े और ये लीजिए सेठ जी, और जेब से पैसे निकाले। अब आप ही बताइए, मेरे पति मूर्ख है नहीं तो क्या कल ही वह सेठ के घर से यहाँ लौट आए। कुछ कमा दमा कर लाना तो दूर, उस सेठ ने अपने सिर के 4 बाल भी दे आए। निश्चित तुम्हारा पति भीमक मूर्ख है बहन, तुम राज के श्रेष्ठ पुरस्कार घोषित करते हैं। राजा विक्रमादित्य से भीमक को एक मुकुट पहनाया गया। बोलो मूर्खानंद भीमक की जय। और भीमक को पुरस्कार दिया गया। और तत्पश्चात राजा का मूर्ख व्यक्ति का तो चुनाव हो गया। अब बुद्धिमान व्यक्ति का चुनाव होना बाकी है। अगले ही पल, महाराज मेरे पति पंडित मुरारी लाल अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है। अपनी बुद्धि के बल पर वह ओछे से ओछे अच्छे अच्छे नाकों चबा देते हैं। हम कैसे माने तुम्हारी इस बात का, कोई उदाहरण पेश करो तो माने। महाराज आपने अपने पति बुद्धिमान की एक किस्सा सुनाऊं, फिर आप अपने पति फिर अपने पति को बुद्धिमान का ताजा किस्सा सुनाती हूँ, सुनिए। और अभी परसों की बात है, स्वामी जब गांव के सभी मजदूर नगर नगर कमाने खाने गए थे तो अपने खेतों में मजदूरी के अलावा कै, कैसे जुत पाएगा इस बार, मैंने भी यह सोच रहा था। आखिर सोच विचार कर मैं जब खेतों में जुत के नहीं जुत पाएगा तो इस समय बीतने पर खेत जुत भी गया तो क्या फायदा होगा, कोई फसल नहीं होगी किसके की। गीता सब हो जाएगा, चिंता क्यों करती हो। वह चिंता न करूं तो खेत में जुता तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, खेत जुतने का कोई ना कोई जुगाड़ कर बढ़ा लूंगा। और उस दिन मेरे पति किसी काम से दूसरे गांव गए। राम राम सरपंच जी। आओ पंडित जी, मुरारी जी, आज हमारे गांव में कैसे रास्ता भूल गए। रात को घर वे लौट आए। किस काम से गए थे आप दूसरे गांव। वहां के सरपंच को मेरी 100 अशर्फियां उधार थी, उसी को लेने गया था। 100 अशर्फियां कहाँ से, कहाँ हैं अशर्फियां। अशर्फियां घर में लाना खतरे से खाली नहीं था। चारों चोरों को पता लग चल जाता। तो फिर उन अशर्फियों का क्या किया, मैंने उनका कुछ और प्रबंध कर दिया। मैं भी तो जानू कैसा प्रबंध किया आपने। गीता धीरे बोलो, राह में भी मैंने उन्हें गाड़ आया हूँ। जब जरूरत होगी खोद कर आवश्यकता निकाल लिया करूंगा। लेकिन गाड़ा किस जगह है, नहीं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वह जगह तुम काना फूसी में स्वयं ही उसे खोद कर निकाल लिया करूंगा। क्या तुम मेरे पर इतना भी विश्वास नहीं कि जो वादा करती हूँ उसे असरफियों के एक असरफी भी नहीं निकालूंगी। अच्छा बताता हूँ, असरफियों को मैं अपने खेत में गाड़ के आया हूँ। खेत में किस जगह, कहीं वहां कोई चोर उचक्का खोद निकाल कर ले गया तो एक एक दो चोरों की बाप की ताकत भी नहीं उन असरफियों को खोदने की। मैंने उन असरफियों को एक एक करके खेत में जगह जगह पर गाड़ दिया है। 10-15 चोर सारी रात में अगर मिलकर खेत को खोदेंगे तभी उन असरफियों को हाथ लग सकती है, अवस्था नहीं हुई। फिर भी यह बताइए कि सारे खेत में कहाँ कहाँ तुमने असरफिया गाड़ी है। जगह मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। मत बताइए मेरी बला से। गीता करवट बदल कर सो गई। सुबह होने पर गीता उठी और खेत में बीज बोने, गीता उठो,
खेत में बीज बोने चलना है। गीता आंख में चुन्नी मिसलती उठी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ, खेत अभी जुत भी नहीं है और तुम चले खेत में बीज बोने। गीता ज्यादा बात मत बनाओ और चुपचाप मेरे साथ बीज लेकर खेत पर चलो। गीता बीज की पोटली उठाई और पति के साथ चल दी। पता नहीं आज सुबह सुबह ने क्या सूझी जो बिना जुते खेतों में बीज बोने की जिद ठान बैठे। जब वे खेत में पहुंचे, अरे ये क्या, हमारा खेत तो जुता है, कैसे हुआ ये सब। गीता, जब तुम विस्तार से सारी बात बता रहा था तो सुनो। कल रात मैंने तुम्हें बताया था ना, दूसरे गांव से सरपंच के यहाँ से 1600 रुपया लेने गया था। हाँ बताया था, मैंने तुम्हें झूठ कहा था गीता। क्या तुम सरपंच से 1600 रुपया नहीं लेनी थी? नहीं गीता। फिर कल रात तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उस समय अगर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता तो हमारा खेत जुत सकता था क्या? मैं कुछ समझी नहीं गीता। कल जब तुम हमारे आपस में बात कर रहे थे तो मैंने खिड़की के बाहर दो चोरों को खड़े देखा। वे हमारी बातें सुन रहे थे। शायद वे हमारे घर में चोरी करने के इरादे से घुसना चाहते थे क्या? हाँ गीता, उन्हें देखकर मैंने 1600 रुपये की बात बताई और 10 रुपयों की बात सुनकर वे बाहर से ही वापस लौट गए और अपनी अपनी बस्ती में 10-15 और चोरों को बुला लाई और उन सभी चोरों ने 10 रुपयों के लालच में हमारे खेत को कोड़ डाला। वो आपने चोरों को चकमा देकर अपना खेत जुतवा लिया। अगर ऐसे नहीं करता तो हमारा खेत मजदूर के अभाव बिना जुता रह जाता। और मैंने थोड़ी बुद्धि से काम लिया और खेत को जुताने की समस्या चुटकियों में बजाते ही निकाल ली। महाराज यह बताइए, यह घटना मेरे पति को बुद्धिमानी साबित नहीं करती? अवश्य तुम्हारे पति अ, मुरारी निश्चय ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। हम इसे राजनीति रंजीत नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की घोषित करते हैं। अब ये महामूर्ख भीमक और बुद्धिमान भरा ऐसा उपाय कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रयोग में लाने से उस सेठ चतुर का बदला ले सके, जिससे सेठ के सिर के 4 बाल उखाड़ लिए और पैसे भी रख लिए। महाराज यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो अब भीमक वह उपाय बताए। यदि वह उपाय प्रयोग में लाकर भीमक सेठ को मजा चखा सका तो हम तुम्हें राज रंजीत नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित कर देंगे। ठीक है महाराज। मुरारी ने भीमक के अपने पास बुलाया। धीरे धीरे उसे कुछ समझाने लगा। तत्पश्चात भीमक, अब तुम सेठ के यहाँ जाकर दोबारा नौकरी कर लो और जब वह वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें अभी भी समझाया है। ठीक है पंडित जी। और महाराज, आ, मैं आपसे भेंट करूंगा जब भीमक सेठ 4 बाल उखाड़ कर ले आऊंगा और 1 साल की अग्रिम मेहनताना ले आऊंगा। ठीक है, यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें रंजीत नगर का सबसे अक्लमंद आदमी घोषित कर देंगे। और इस वाक्य को घर पे छोड़कर सेठ भीमक की हवेली की पर चल दिया। और जब वह सेठ के पास पहुंचा, भीमक तुम लौट आए। और क्या करता सेठ जी, मुझे और कोई काम मिला ही नहीं। आपके यहाँ काम से कम एक वक्त के खाने के 2 रोटियां तो मिल जाया करती थी। तो तू तू समझ मेरे यहाँ नौकरी करना चाहता है? हाँ सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। मेरी शर्त तो तुम्हें याद होगी। हाँ सेठ जी, अच्छी तरह से याद है। चल आज से ही काम पर लग जा। सेठ जी, मैं आपसे पहले कुछ कहलवाना चाहता हूँ। इस बार खाने में 2 रोटी की पत्ती मैं पत्ते भात भात खाना पसंद करूंगा। ठीक है, तेरी यह बात भी मंजूर है। और भीमक बगीचे में कुएं के पास छोड़कर सेठ वापस लौट गया। पिछली बार मुझे नाव में छेद छेद दिखाई नहीं दिया सका था। सबसे पहले इस छेद को भरता हूँ। और तुरंत छेद को भर दिया। तत्पश्चात कुछ देर बाद न- नाव भर गई। दोपहर को जब सेठ आया
ओह! इस बार भीमक इस मूर्ख ने मेरी चाल पकड़कर पेंदे में छेद को बंद कर दिया। चल भीमक भात खा ले। अच्छा सेठ जी, मैं पत्ता तोड़ कर लाता हूँ। भीमक केले का बड़ा सा पत्ता तोड़ लाया। सेठ जी, इस पत्ते पर मेरे हिस्से का भात रख दीजिए। लगता है इस बार यह मूर्ख किसी चतुराई के गुर सीख कर आया है। और मरता क्या न करता, वादे के मुताबिक सेठ ने केले के पत्ते पर भीमक को भात देना पड़ा। इतना भात खाकर यह मूर्ख मेरा तो जल्दी भट्ठा बैठा देगा। और भीमक नाव भर देता और बाकी समय पेड़ के नीचे टहनी पर लेट कर आराम करता। और भोजन के समय शर्तानुसार वह एक लंबे पत्ते केले का पत्ता बर्बाद खाता। इस तरह भीमक का जीवन आनंदपूर्ण गुजरने लगा। इस व्यवहार को देखकर सेठ बुरी तरह परेशान था। आए मेरी चतुराई इस बार भी भीमक के सामने दरी की दरी रह गई। इसे पिंड छुटाने के लिए आखिर क्या करूं? कल मैं इसे और काम बताऊंगा। अगले दिन भीमक, आज से तुम गाय भैंसों को घास काटने के लिए जाया करोगे। अच्छा सेठ जी। और भीमक घास लेने काटने चल दिया। शाम को वह घास का गट्ठा हवेली में लेकर पहुंचा। सेठानी, गट्ठा कहाँ रखूं? यहाँ रख दे। भीमक सेठानी की बात अनसुनी कर कहा, जल्दी बताइए सेठानी, गट्ठा कहाँ रखूं? सेठानी ने यह सुनकर गुस्सा आ गया, मेरे सिर पर रख दे। और कहाँ रखेगा? अच्छा सेठानी जी। अगले ही पल चीख पुकार सुनकर सेठ दौड़ा दौड़ा आया। यह सब कैसे हुआ? तब सेठानी ने कराते हुए सेठ को सारी बात बताई। यदि भीमक को मैंने और ज्यादा दिन अपने यहाँ नौकरी पर रखा तो मेरा पूरा परिवार और घर चौपट कर देगा। इसे जल्दी से जल्दी काम से निकाल देने में ही भलाई है। और उसे उसी समय भीमक से कहा, भीमक, आज और इसी समय से तो मैं नौकरी पर निकालता हूँ। तो लाइए सेठ, अपने सिर के 4 बाल और 1 साल का अग्रिम मजदूरी दीजिए। और तुरंत ही तत्पश्चात ये लो, और सिर दी, यहाँ से दफा हो जाओ। और भीमक पंडित मुरारी के पास पहुंचा। पंडित जी, आपके द्वारा बताए गए उपाय का प्रयोग करके मैं सेठ के 4 बाल और 1 वर्ष का अग्रिम वेतन ले आया हूँ। दोनों राजा विक्रम के पास पहुंचे, उन्हें सारी बात बताई। पंडित मुरारी, हम मान गए तुम राजनीतिक के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। पंडित मुरारी लाल सम्मानित किया जाता है। तत्पश्चात, महाराज मेरी एक विनती है, कहो। पंडित मुरारी, महाराज आप जो नित्य नई प्रयोग करते हैं वह राजकोष को बड़ा धन व्यर्थ ही खर्च होता है जाया करता है। यदि आप ऐसे पैसे राज्य हित और किसी कार्य में लगाएं तो राज्य की उन्नति होगी। यह तुम ठीक कह रहे हो पंडित मुरारी। तो फिर मेरी बात को गंभीरता से गौर कीजिए महाराज। मुरारी की बात मानकर उसी दिन राजा विक्रम ने अपनी सन की प्रयोगताएं प्रतिदिन विचित्र प्रयोगताएं करवाना बिल्कुल बंद कर दिया और राज्य हित के कार्यों में लगाने लगा।